दोस्तों आज हम डिस्कशन करेंगे इंटरपर्सनल स्किल और डिसीजन मेकिंग के ऊपर। इसके क्वेश्चन हर साल 22 से 22 मिनिमम तो 19-20 के आसपास आ ही जाते हैं। तो अभी हम आज से स्टार्ट करेंगे 2013 का क्वेश्चन पेपर। हाँ, 2013 का क्वेश्चन पेपर। इससे हम धीरे धीरे इंटरपर्सनल स्किल्स को याद भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और इसके ऊपर काम करना भी चालू कर देंगे। ओके। अब इंटरपर्सनल स्किल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ से आ जा रहे हैं। सी सेट आपने अच्छे से, थोड़ा बहुत मैथ्स अच्छे से कर लिया, रीजनिंग आपकी अच्छी हो गई है और हिंदी के ग्रामर अच्छे हैं, तो आराम से आप क्वालिफाई कर ला जाओगे। आराम से कर लोगे, बिलीव में कोई ज्यादा टेंशन लेने की चीज नहीं है। इसको कभी यूपीएससी के सीसेट के साथ कंपेयर मत करिए। वो क्या था कि हम यूपीएससी के सीसेट में दे के आते हैं, उसमें होता नहीं है, तो यहाँ पे भी डर लगता है कि यहाँ पे भी सीसेट नहीं हुआ तो उस साल अगर लेवल बहुत हार्ड आ गया, किसी को नहीं पता लेवल हार्ड आएगा कि इजी आएगा। लेकिन आप पीवाईक्यू करके जा रहे हो तो पीवाईक्यू के पैटर्न को ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं करेगा, रिपीट तो करेगा ही। तो बस आपको क्या करना है, इसी पैटर्न के ऊपर काम करना है। तो ये पैटर्न के ऊपर कैसे काम किया जाएगा ये मैं आपको आज बताने भी वाला हूँ। इसी के साथ में इंटरपर्सनल स्किल सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो करता ही है इस एग्जाम में। ठीक है, तो ये जब मैं पहली बार एग्जाम देने गया था तो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत यही आई थी कि ये मेरे सामने एकदम नया था। तो उस टाइम पे मेरा मेंस का नॉलेज काम आया था, क्योंकि मैंने उस टाइम पे इथिक्स अच्छे से पढ़ा था और इथिक्स यहाँ पे अप्लाइड होती है। तो इजीली इथिक्स अप्लाई करने के बाद आराम से मेरा ये चीजें हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो सेम चीज मैं भी आपको यही बोलूंगा कि अगर आपका इथिक्स अच्छा है, इथिक्स नहीं भी अच्छा, अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है कि डिसीजन कैसे लिया जाता है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट यही है कि आपको ये पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना है। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा, ताकि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आए। साथ ही में मैं इसके साथ पीवाईक्यू के पेपर कुछ सॉल्व कराऊंगा, एक यहाँ पे आपके सामने सॉल्व कराऊंगा, रेस्ट जितने भी पेपर होंगे हमारे प्रारंभ बैच पे सॉल्व कराऊंगा। उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि मुझे पैसा चाहिए, इसके पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि अगर मैं यूट्यूब पे आपको हर चीज का ट्रिक बता दूंगा और आपको सब चीजें पता चल भी जा रही है, मगर वही चीज अगर मैं गूगल मीट पे बताऊंगा, तो दोनों में डिफरेंस इतना है कि यूट्यूब पे आके कमीशन की तरफ से कोई देख के जाएगा तो वो ट्रिक वो हटा देगा, लेकिन वही चीज मैं छुपा के दिखा रहा हूँ तो जितने हमारे बच्चे हैं उनको बेनिफिट हो जाएगा। तो इसके लिए सिर्फ प्रायोरिटी इतनी है कि आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से देखना है। अगर आपको और अच्छे से डिटेल में जानना है कि कैसे एलिमिनेट करें, क्या करना है, तो प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द फर्स्ट स्टेप इज। अब कम्युनिकेशन में सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको क्या करना है, पहले एनकोड करना है, मतलब आपके पास पहले कोई लैंग्वेज आनी तो चाहिए। तो एनकोडिंग तभी आप कर पाओगे कि आपके पास कोई चीजें आ रही है, तो एनकोड होगा। फिर क्या होता है, उसके बाद ट्रांसफर होता है, कोई भी चीज है ट्रांसमिशन होगा, कि ट्रांसफर होगा कि हाँ मेरी आवाज आप सुन रहे हो, या मैं कोई मैसेज भेज रहा हूँ तो आप उस मैसेज को देख रहे हो। ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्या होगा, आपके पास रिसीव होगा, रिसीव होने के बाद आप क्या करोगे, आप आपका यहाँ पे डिकोड होगा, डिकोड होने के बाद आप उसको फीडबैक करोगे। तो यहीं पे ये चीजें लिखी है, एनकोडिंग होगी, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन होगा, रिसीविंग होगी, डिकोडिंग होगी, फीडबैक होगी। एज इट इज याद कर लीजिए। अब ये फर्स्ट पूछा है, इसके बाद एक बार पूछेगा लास्ट क्या होता है, एक बार पूछेगा थर्ड क्या होता है। ठीक है। अब आपके इसी एक क्वेश्चन के थ्रू पे आपने 3-4 क्वेश्चन क्लियर कर लिए, जिससे से हम पीवाईक्यू में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये क्लियरिटी और अच्छे से समझ में भी आती रहेगी। ठीक है। चलिए सबसे फिर दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द ऑड आइटम फ्रॉम द एस्पेक्ट्स ऑफ द कम्युनिकेशन गिवन बिलो। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑड इवन आउट करना है। अब यहाँ पे एक्सेस लिखा है, प्रायोरिटी ऑफ टॉपिक्स लिखा है, इंटरप्शन लिखा है, फिर मीनिंग ऑफ मिसबिहेवियर। अब एक्सेस, प्रायोरिटी ऑफ टॉपिक्स और इंटरप्शन, ये तीनों चीज क्या है, ये कम्युनिकेशन में क्या कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। ठीक है। अब मीनिंग ऑफ मिसबिहेवियर क्या है, बिहेवियर क्या है आपका, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, मतलब कि आप मिसबिहेव कर रहे हो किसी के साथ। हो सकता है बहुत बार कम्युनिकेशन के थ्रू पे करो या बहुत बार अलग तरीके से करो। तो यहाँ पे ऑड इवन क्या आउट हो रहा है, मिसबिहेवियर ऑफ, हाँ मिस, अरे मीनिंग ऑफ बिहेवियर, सॉरी मिसबिहेवियर नहीं, मीनिंग ऑफ बिहेवियर है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल लेते हैं। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम इन बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है। क्या दो जन के बीच में बात करने में कौन सी ऐसी चीजें होती है जिससे कम्युनिकेशन बेकार होता है, शाइनेस, आप बात करते समय शर्मा रहे हो, इमोशनल मैच्योरिटी है आपके पास, असर्टिवनेस है, एम्पथी है। ठीक है। अब देखिए ये एम्पथी एथिक्स का पार्ट है, असर्टिवनेस भी है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशनल मैच्योरिटी, ये एथिक्स का पार्ट है। अब ये तीनों चीज आपके कम्युनिकेशन में बिल्ड करती है कि आपकी क्वालिटी कैसी रहेगी। जब आप इमोशनली मैच्योर होते हो तो सामने वाले से पता चलता है ना कि आप बच्चे की तरह बात करना है कि बड़े आदमी की तरह बात करना है। अब आपके सामने कोई बच्चा आ रहा है, आप उस बच्चे से अब बात करो बड़े आदमी की तरह, नहीं है ऐसे मत बैठो, ऐसे मत करो, तो वो आपको आपसे डरेगा।
लेकिन वहीं पे आप उसकी तरह खेल के बात कर रहे हो तो उसको अच्छा लगेगा। तो इमोशनल मैच्योरिटी आपके अंदर अच्छी रहती है उस टाइम पे। इसके साथ असर्टिवनेस होना चाहिए कि कैसे आप कम्युनिकेशन सिस्टम आपका कितना अच्छा चल रहा है। दूसरा एम्पैथी, सामने वाले की बातों को आप कितने अच्छे से एनकरेज कर रहे हो, कितना समझ रहे हो, तो आपकी एम्पैथी कितनी है उसके थ्रू पे ये आपको पता चलती है। लेकिन शाइनेस से, जैसे कि होता है ना कि बहुत बार बड़े लोग आते हैं या नया मेहमान होता है घर पे, तो आप उससे बात करने में शर्माते हो कि नहीं नहीं, तो ये कम्युनिकेशन गैप होता है। फिर सामने वाले को लगता है भैया इनका बच्चा भोंदू है। ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा। ठीक है, तो क्या है इसमें शाइनेस है कम्युनिकेशन में। ठीक है, चलिए। कम्युनिकेशन दैट कट अक्रॉस द फंक्शन लेवल इन ऑन ऑर्गेनाइजेशन इज अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। अब इसको आप पढ़िए, पॉज करिए, अच्छे से देखिए। फायदा तभी होगा जब आप पॉज करके अच्छे से देखते हो। ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब क्या हो जाएगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नीचे से लेके पूरा ऊपर तक जा रहा है। डाउनवर्ड ऊपर से लेके नीचे तक जा रहा है। हॉरिजॉन्टल मतलब पूरा एक एक ऑफिस दूसरे ऑफिस या दूसरी बिल्डिंग या एक दूसरे कंपनी से बात कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब डायगोनल क्या हो जाता है कि क्रॉस फंक्शन जो होता है कम्युनिकेशन का, मतलब कि एम्प्लॉय जो होता है, जितने भी एम्प्लॉयज होती है, वो एक दूसरे से बात करते हैं कि मैं कैसे कैसे काम करूंगा। हर एक लेवल पे, दूसरे दूसरे लेवल पे, दूसरे दूसरे तरीके से पूरा एक ग्रुप क्रिएट होके बात होता है। ये आपका हो जाता है डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसका आंसर इसलिए हो जाएगा सी। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आया तो याद कर लीजिए, जैसे बता रहा हूँ, बिलीव में इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बहुत इजी भी है, मैं इसलिए बहुत इजीली तरीके से, मैं अपनी तरफ से जो भी मेरे पास नॉलेज है, मैं उस तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऑन इक्वेलिटी रिलेशनशिप is maintained but each person also has a authority over a different domain। ठीक है, यहाँ पे क्या आपको कीवर्ड यहाँ पे सबसे पहला करना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा कीवर्ड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉलोइंग पैटर्न ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यहाँ पे इंटरपर्सनल, इंटरनल, इंट्रा और इंटरनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक इंट्रापर्सनल होता है और एक इंटरपर्सनल होता है। ठीक है, इंटरपर्सनल मतलब दो जन के बीच की बात, इंट्रापर्सनल मतलब अपने आप से बात कर रहे हो आप कुछ ऐसे ही। ठीक है, ऑन इक्वालिटी रिलेशनशिप इज ए मेंटेन बट ईच पर्सन ऑल्सो हैज अथॉरिटी ओवर ए डिफरेंट डोमेन। हर एक का डोमेन अलग अलग हो सकता है। तो कैसे करना है, इक्वालिटी पैटर्न पे नहीं, इक्वालिटी पैटर्न पे करोगे तो आप दोनों को समान इज्जत देने के चक्कर में आप बात ही नहीं कर पाओगे अच्छे से, तो ये तो हो नहीं सकता। द अनबैलेंस स्प्लिट पैटर्न, अनबैलेंस स्प्लिट पैटर्न में सीधे सीधे यहाँ पे तो ऐसा लग ही रहा है कि यहाँ पे अथॉरिटी डिफरेंस डोमेन में काम नहीं कर रही है, यहाँ पे कोई अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करेगा। मोनोपोली पैटर्न, मैं ही जानता हूँ इस चीज के बारे में, जैसे एक आईएएस ऑफिसर एक बीसीएस ऑफिसर है, दोनों जन मिल गए। अब दोनों जन बोल रहे हैं, एक डीएम है एक एसडीएम है, बोलता भाई मैं ही जानता हूँ ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। डीएम बोल रहा है नहीं तू भले ही ग्राउंड लेवल पे जानता है, मैं जानता हूँ कि क्या होता है। इससे क्या होता है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन खराब हो रही है। तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कब अच्छी होगी, जब बैलेंस स्प्लिट पैटर्न पे काम हो रहा है कि तुझे जितना पता है तूने बताया, मुझे जितना पता है मैंने आपको इतना बता दिया। तो जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो ग्रुप डिस्कशन में सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है कि अपने आप को सुपीरियर दिखाने के अलावा जब आप एक दूसरे से बात करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, और उस टाइम पे अपने आप को सुप्रीम सुप्रीम नहीं दिखा के कि ये क्लियर करते हो कि भाई मुझे इतना नॉलेज है, तुझे जो ऊपर का नॉलेज होगा ये ऐड ऑन कर दे, तो आपका कम्युनिकेशन और आपका नॉलेज एनहांस होता है। ओके, देखिए इसका आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मैं शायद से दिखेगा कि नहीं पता नहीं आपको, मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ, नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन नेटवर्क each member of the group can communicate only which his nearest member। ओके, तो व्हील नेटवर्क, ठीक है, व्हील नेटवर्क, वाई नेटवर्क, चैन नेटवर्क, सर्कल नेटवर्क। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला है, यहां पे सिर्फ आपको सिर्फ एक चीज पकड़नी है, क्या है, नेटवर्क ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन कम्युनिकेट ओनली विथ हिज नियरेस्ट। मतलब यहाँ पे एक मेंबर बैठा है तो या तो इससे कर सकता है या तो इससे कर सकता है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे एक मेंबर बैठा है तो या तो इससे कर सकता है या तो इससे कर सकता है। ये एक सीरीज बन गई है जो आपके सामने दिखी। व्हील नेटवर्क में ये एक व्हील है, यहाँ पे एक स्पोक है। अब देखिए यहाँ पे तो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा बड़े सेंट्रल से, तो ये नहीं हो सकता। वाई नेटवर्क, ये वाई नेटवर्क है, यहाँ पे बैठा है। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन तो फिर वाया वाया ही जाना पड़ेगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, व्हील भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या है अभी, चेन नेटवर्क बचा है। ओके, तो चेन नेटवर्क में आप एक दूसरे से आदमी कनेक्ट होता है। ठीक है, चलिए
when individual feel their behavior is being restricted, they respond in a way that can be a balanced. अब ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश काफी अच्छी होनी चाहिए या तो आपको पास नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, साइकोलॉजिकल, सब में साइकोलॉजिकल है तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पता चल गया, टाइम ऐसे ही बचता है। यहाँ पे फिर देखना क्या है, डिफेंस है, विजिलेंस है, फिर उसके बाद क्या है, रिएक्टेंस है, परसिस्टेंस है। ठीक है, परसिस्टेंस है, सॉरी। तो परसिस्टेंस और डिफेंस और विजिलेंस। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या देखिए, फील देयर बिहेवियर इन बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, दे रिस्पॉन्ड इन अ वे दैट कैन बी ए कॉल्ड। अब आप किसी के बिहेवियर को कब रिस्पेक्ट और कब रिस्पॉन्ड कर सकते हो कि मुझे इस तरीके से बात करनी है। जैसे कि हम अपने पिताजी से बात करते हैं या अपनी मम्मी से बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, एक रिएक्टेंस मेथड पे बात करते हैं, ना कि आप एक विजिलेंस मेथड पे बात करोगे या डिफेंस करोगे अपने आप को या परसिस्टेंट रहोगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, नहीं ना। तो साइकोलॉजी में रिएक्टेंस होगा कि आप कैसे किसी के कम्युनिकेशन के लैंग्वेज पे कैसा रिएक्ट करते हो। तो रिएक्ट आपका सबसे ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि द डिस्क्लोजर ऑफ अ पर्सन और नॉन पर्सन, ठीक है, इंफॉर्मेशन इज अ सुपीरियर सबऑर्डिनेटेड रिलेशन इज कॉल्ड। अब यहाँ पे देखिए क्लोजनेस, शेयरिंग, इंफॉर्मेटिव और ओपननेस। अब यहाँ पे आप सिर्फ सोचिए कि डिस्क्लोज ऑफ अ पर्सन क्या कर रहा है, अपना इंफॉर्मेशन, मतलब एक इंफॉर्मेशन हो सकता है या अपने बारे में डिस्क्लोज कर रहा है ना। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के साथ अगर आपके ऊपर, जैसे कि मैं बोलता हूँ आप अपने पापा के साथ या अपने किसी दोस्त या किसी भाई के साथ अपना रिलेशनशिप कब अच्छा कर सकते हो, जब आप उसके साथ क्या करो, अपने आप को छुपा के रखोगे तो नहीं होगा। अपने आप को शेयरिंग मोड से शेयरिंग करोगे हर चीज की, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, तो भी दिक्कत है क्योंकि हर चीज अगर अपनी बताने लग जाओगे तो भी दिक्कत है। इनफॉर्मेलिटी, इनफॉर्मेलिटी, अब ये कर रहे हो कि इनफॉर्मेलिटी अपनी निकाल रहे हो कि इनफॉर्मेलिटी कैसे कैसे मैं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, तो वो भी एक दिक्कत है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, तो ओपननेस, आप कितने ओपननेस हो मगर उसी के साथ आप अपनी कितनी चीजें छुपा भी रहे हो। हर चीजें बताना भी अच्छी नहीं होती है, तो आप अपनी चीजें कितनी छुपा के भी सामने वाले को अच्छा एहसास दिला रहे हो, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ओपननेस। ओपननेस का मतलब ये नहीं होता कि सब चीजें बता रहे हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरपर्सनल स्किल इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग अ क्लोज फ्रेंडशिप विद समवन। अब यहाँ पे बड़ा इजी है, आप सिर्फ यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पढ़िए, अभी तक मैंने जितना बताया ना आप सिर्फ उसको यहाँ पे अप्लाई करिए। सबसे अच्छी चीज क्या है मालूम है इस सेट में, कि जब आप पूरा ऊपर से क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हो ना ये, तो एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से कनेक्ट हो जाता है। अब आपने जितना ऊपर पढ़ा, अब यहाँ पे देखिए आप आके अप्लाई करिए। यहाँ पे क्या था, इंटरपर्सनल स्किल इज हेल्पफुल मेंटेनिंग अ क्लोज फ्रेंडशिप विथ समवन। ठीक है, कैसे हो सकता है, बोरोइंग थिंग्स नहीं, फिर क्या, वॉलेंटरी हेल्प इन द टाइम ऑफ नीड, हो सकता है कि नहीं, सोचिए। नीड फॉर पावर, हो सकता है कि नहीं। बीइंग ए हैप्पी इन पार्टी, अब बीइंग ए हैप्पी रहोगे तो इससे दूसरे को थोड़ी ना पता चल रहा है, आप खुश हो आपके लिए बहुत अच्छा है। बोरोइंग थिंग्स, किसी का बोरोइंग थिंग्स कर रहे हो तो भी नहीं अच्छा है। फिर क्या, वॉलेंटरी हेल्प इन द टाइम ऑफ नीड, जब आप किसी की खुद से आके मदद करते हो, बिना मदद मांगे हुए आप जाके मदद करते हो, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कोई तकलीफ में है, आप खुश है तो आप जाके पार्टी कर रहे हो, तो भाई उसमें उसको थोड़ी ना मजा आ रहा है, वो तो बोलता है आ गया भाई फोकट में पार्टी करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि वॉलेंटरी इन हेल्प टाइम, जब उसको टाइम की नीड थी, जब आपकी नीड थी, जब आप उसको जाके हेल्प कर रहे हो तो ये हो जा रहा है। और सबसे अच्छी बात, ये चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन सा है, वॉलेंटरी हेल्प इन द टाइम। ठीक है, तो ऐसे आपने ये कर लिया। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। बहुत ईजी है, और ये इतना ईजी है जितना ईजी आप, मैं जितना ईजी आपको समझा भी पाऊंगा आप देख भी सकते हो। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पीपल एंड देयर प्रॉब्लम आर यूनिक, ये असर्शन है। रीजन क्या है, बिकॉज, अब मैं हमेशा बता रहा हूं कि बिकॉज लगाइए या तो क्योंकि लगाइए, यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले क्योंकि लगाइए, यहाँ पे बिकॉज लगाइए। एक्टिव लिसनिंग कन्वे समथिंग टू द पर्सन हु इज लिस्ट, हाँ, लिस्टन टू। अब यहाँ पे बिकॉज जैसे ही लगाया आपको ये पता चलेगा कि एक दूसरे से दोनों कनेक्ट है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए। ये आर इज एक्सप्लेनेशन, हाँ ये रहा, बोथ ए एंड आर टू। हाँ सॉरी, आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सॉरी आपको दिख रहा नहीं है, मैं कर लेता हूँ ऊपर। ठीक है, आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें बता रहे हैं। पीपल एंड देयर प्रॉब्लम आर यूनिक बिकॉज एक्टिव लिसनिंग कन्वे समथिंग टू द पर्सन ऑफ लिस्टेड टू।
तो नहीं हो सकता ना, यहाँ पे पीपल प्रॉब्लम यूनिक होती है, बात तो सही सबकी अलग अलग होती है, लिसनिंग यहाँ पे कन्वे होती वो अलग तरीके से होती, तो इसका आंसर ए होता है, क्योंकि आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ यही यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सॉरी आपको दिख गया, मुझे भी दिख गया, मगर ठीक है। एनी वेरिएबिलिटी इन द मैसेज रिसीव्ड विच कुड नॉट हैव बीन प्रेडिक्टेड एट द सोर्स इट इज एट्रीब्यूट टू। अब यहाँ पे आपको सिर्फ अपना लॉजिक लगाना है, ऑल्दो आपने आंसर देख लिया है, मगर तब भी मैं बताऊँ सिर्फ लॉजिक किस तरीके से। मिसअंडरस्टैंडिंग से भी आप मैसेज कुछ ना कुछ तो रिसीव करोगे। ब्लॉक्ड, अब कोई मैसेज ही ब्लॉक कर दे तो बात अलग है। इरेशनल थिंग्स बात कर रहे हैं तो भी बात अलग है। अब कहीं पे नॉइज आ रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा आवाजें आ रही है, वहां पे तो आप सुनिए, होता है ना कि बहुत बार कहीं पे ढोलक हो रहे हैं या कहीं पे स्पीकर बहुत बड़े बड़े लगाए, तो आप कान में चिल्ला के बोलते हो भैया ये ऐसे कर लेना, ये चीजें ऐसे कर लेना, ये किसके वजह से हो रहा है? नॉइस के वजह से हो रहा है। ड्यू टू अ नॉइज वेरिएबिलिटी इन द मैसेज रिसीव कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एट द सोर्स। तो इससे आपको सोर्स ही नहीं पता चलता है कि दो लोग खड़े हैं, बहुत दूर से कोई एक आदमी आके बोल दिया कि भाई, अब आपको किसी ने दूर से आवाज दी, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। ब्लॉक में कम से कम ये तो पता चलेगा कि मुझे किसने ब्लॉक किया, लेकिन नॉइज में तो आपको पता ही नहीं चल रहा क्या क्या किसने क्या बोला, बस। और सबसे अच्छी बात है, नॉइस में ये सब चीजें होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी, आप ब्लॉक भी हो जाओगे, आप इरेशनल थिंकिंग भी करोगे। कि दूर से होता है ना कि किसी ने गाली दे दिया तो आपको पता नहीं चल रहा, क्यों नहीं पता चल रहा है? बिकॉज नॉइस के वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब ये मेरा फेवरेट होता है, जब भी ये मैच द फॉलोइंग वाला आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत इजी भी होता है। अब मुझे देखिए, यहाँ पे सिर्फ दो चीज पता लगाना मेरा हो जाएगा, और मैंने ऊपर आपको ये सब चीजें बताई भी है। वर्बल दी है, वर्बल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वर्बली आप क्या करोगे, लैंग्वेज, लैंग्वेज आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए। जब दो लोग बात कर ऐसे बात करोगे तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, तो आप जितने अच्छे से कम्युनिकेशन करोगे उतना उसको ज्यादा मजा आएगा। तो वर्बल में लैंग्वेज इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तो पहला दो करेक्ट है, तो दो यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, रिटर्न, रिटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? अब रिटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये कॉग्निटिव एबिलिटी होनी चाहिए, तो भाई आप ऐसी चीजें लिखोगे जो डिसाइफर हो पाए। ऐसी चीजें भी मत लिख, जो हड़प्पा लैंग्वेज लिख दोगे तो फिर तो पता भी नहीं चलेगा। सिंपल सी चीज है ना, तो आप कॉग्निटिव में सबसे पहले रिटर्न में कॉग्निटिव होनी चाहिए। तो आपका रिटर्न हो गया डी बी का 4। देखिए ए और बी आ गया आंसर। स्टिल मगर मैं दूसरा सब कुछ बता दूं, सिंबल क्या करता है? अब कोई भी एक कोई किसी का झंडा होता है तो वो उनके लिए स्पेशली सिंबल होता है। हिंदू के लिए अलग होगा, मुस्लिम के लिए अलग होगा, हर एक का झंडा अलग अलग तरीके से बताया जाता है। ठीक है, उस झंडे से उसकी फीलिंग होती है, किसी के लिए हरा कलर बहुत अच्छा होता है तो किसी के लिए भगवा कलर बहुत अच्छा होता है। हर एक झंडे के लिए अलग अलग फीलिंग होती है, हर एक कलर अलग अलग फीलिंग देता है। जैसे हमारा तिरंगा है, ग्रीन कलर क्या शो कर रहा है, फिर उसके बाद केसरी कलर क्या शो कर रहा है, फिर उसके बाद हमारा सफेद कलर क्या शो कर रहा है, फिर ब्लू कलर क्या शो कर रहा है, अशोक चक्र क्या शो कर रहा है। तो ये सब क्या है, हमारी फीलिंग है, हमारी फीलिंग कैसे जुड़ी हुई है। तो एक एक चीजें बताता है सिंबल। तो यहाँ पे क्या सिंबल कर रहा है? सिंबल कर रहा है यहाँ पे सोशल कल्चर फैक्टर को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। फिजिकल जेस्चर, जैसे कि पहले के टाइम पे वॉर में इसलिए झंडा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होता है कि उस झंडे से पता चलता है कि ये डायनेस्टी और इसका ये काम। ओके, फिजिकल जेस्चर, अब फिजिकल जेस्चर से क्या होता है, इंप्लाइड मीनिंग। जब आप किसी को हाथ दिखाओगे तो सबसे बड़ा चीज क्या होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, यहाँ पे आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि आप सामने वाले को कैसे बता रहे हो अपने इलेक्शन, अपने एक पूरे जेस्चर के थ्रू पे कि ऐसे नहीं करना। बच्चे को जब बताते हैं ना, बच्चा सुनता तो है नहीं, उस टाइम इसके अंदर हाथ डालो, ऐसे करके डराते हैं, बस यही है। चलिए, मेनी ऑफ आवर डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, एक मिनट में पूरा क्वेश्चन शो करता हूँ, हाँ। irrelevant aspects of situation. For example, the precise way in which the issue is presented. This phenomena is called, ठीक है। तो पहला क्या है, फ्रेमिंग। दूसरा क्या है, एंटीसिपेटेड रिग्रेट। फिर पर्सनल वेरिफिकेशन, फिर लॉस अवेयर्स अवर्जन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत सिंपल है, पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है कि आवर डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इररिलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, द प्रिसाइज वे इन विच द इशू इज प्रेजेंटेड। अब आपका जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है इररिलेवेंट एस्पेक्ट से। किस लिए हो पा रहा है? क्योंकि आपकी फ्रेमिंग, ठीक है, आपकी फ्रेमिंग अगर ऊपर नीचे हो सकती है, आपकी फ्रेमिंग में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वहां से हो सकता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लाइव एग्जांपल के साथ भी रहेगा। अब ये 14 का जो आंसर है ना, ये आपको देना है। ठीक है, देख लीजिए 14 को देख लीजिए, अच्छे से पढ़िए, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको देना है। और मैं आपको बताऊंगा भी नहीं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, वरना मैं आपको दिखाऊंगा भी। अब देखिए ये बड़े वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, ये बड़े इजी भी होते हैं। ठीक है, चलिए। यू हैड मेड अ रिक्वेस्ट टू द स्टेट सिविल वर्कर डिपार्टमेंट फॉर अ रिपेयर ऑफ अ रोड ऑफ योर कॉलोनी which are in pathetic condition. The road have not been repaired as yet, but in the response of the RTI application filed by you, the official record shows that the repair has been done and the contractor has been paid for it. You tried to meet the executive engineer, but he has been avoiding meeting you on one pretext or the others. Meanwhile, the contractor has approached you and threatened you with their consequences if you take any further action. He assured that the road around your resides adjoining it will be a duly repair in lieu of your silence while is among the। अब इसका सिंपल सा मीनिंग हिंदी वालों को भी बता देता हूँ। आपके आजू बाजू में कहीं रोड खराब, अब आपने उसके लिए कंप्लेन की, आरटीआई डाला, आरटीआई में ये आया कि रोड तो अच्छा है और जिसने बनाया था वो ये इंजीनियर है, उसने बनाया था, उसको पैसा भी दे दिया गया। अब आप उस इंजीनियर से कांटेक्ट कर रहे हो तो इंजीनियर से कांटेक्ट हो नहीं पा रहा, मगर उसने कुछ दिन के बाद आपको मैसेज कर दिया कि भाई आपने अगर रोड नहीं बनाया तो ये चीजें होगा, और सॉरी आपने अगर फिर से मेरे ऊपर कोई कंप्लेन किया तो मैं ये चीजें कर दूंगा वगैरह वगैरह, मैं अभी आपके आजू बाजू वाली रोड बना के देता हूँ, आप खुश हो जाइए, बाकी कुछ कंप्लेन मत करिए। अब आपको ये पता चल गया, अब आपको करप्शन रोकना है ना, सबसे बड़ी चीज क्या थी यहाँ पे, करप्शन ही थी। अब देखिए, फाइल अ रिटन कंप्लेन अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड द कॉन्ट्रैक्टर डिस्पाइट द थ्रेट। ठीक है, ये आप कर सकते हो। कीप द साइलेंट अब यहाँ पे साइलेंट रह जाओगे तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, यहाँ पे हटा दीजिए। टेक इनिशिएटिव एंड ग्रेनर पीपल, जितने भी जनरली जितने भी पीपल अवेलेबल होंगे इन योर कॉलोनी टू फिल अ जॉइंट मेमोरेंडम अगेंस्ट द सिविक अथॉरिटी एंड कॉन्ट्रैक्टर। अब यहाँ पे आप अकेले नहीं, सबको लेके जा रहे हैं। अब अकेले जाओगे तो आपको थ्रेट करेगा, डराएगा, हो सकता है आपके साथ कुछ एक्टिविटी भी कर दे ऐसी। अब आपने पूरी सोसाइटी को उठा के लेके गया, ठीक है, अब पूरी सोसाइटी जाके कंप्लेन कर रही है, तो इससे क्या होगा, एक तो प्रेशर बनेगा, दूसरा आप सेफ हो जाओगे क्योंकि अब सब कंप्लेन कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो यहाँ पे आप सेफ हो गए। तो सी सबसे ज्यादा रिलेवेंट लग रहा है अभी तक। Plan to shift your resistance to a better locality which enjoy the services of the more responsible and better civic agencies। अब या तो आप ट्रांसफर हो जाओ, तो ऐसा तो नहीं करोगे क्योंकि एक बार कहीं पे घर लियो 15-20 लाख 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ का, अब उसको छोड़ के कहीं दूसरी जगह तो जाओगे नहीं। अब आपको अवेयर सिटीजन भी बनना पड़ेगा। अगर किसी ने एस्पिरेंट्स की वेब सीरीज देखी तो उनको पता है कि कैसे अवेयर बनना है। रोड खुदा था, वो जाके मदद बोलता है, कंप्लेन करता है, फिर रोड बन जाता है। तो यहीं पे तो वही चीज अप्लाई हो रही है। आप वहां पे कोई कंप्लेन नहीं करोगे, कंप्लेन के अगेंस्ट जाओगे तो आपको थ्रेट हो जाएगा, आप इस डर के मारा आप हट जाओगे, तो फिर भला तो हो ही नहीं पाएगा सोसाइटी का, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जा रहा है, बहुत सिंपल सा है, सी हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा मैं क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग है, यहाँ पे आपको आंसर सीधा आ जाएगा। When a person knows a little about the intent, the goal of a decision, and when outcome option are unclear, such a situation is called certain, risky, uncertainty। फिर एम्बिगुइश, ऑब्वियसली एम्बिगुइश होता है, एम्बिग्विटी हम हर बार अपने लैंग्वेज में यूज भी करते हैं। एम्बिगुइश क्या हो जाता है कि भाई समझ ही नहीं आ रहा क्या कर चल रहा है, इजीली आंसर है। और डिसीजन मेकिंग बहुत इजी भी होता है, मतलब आपको ज्यादा इतना डिफिकल्ट भी नहीं लगेगा, तो आप पढ़ते चले जाओगे तो आराम से हो जाएगा। मेन तकलीफ होती है इंटरपर्सनल स्किल्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप डिसीजन मेकिंग। मेंबर ऑफर्स इंक्रीज डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज, ओके। members lead to increase the acceptance of the solution, okay। members are efficient होने चाहिए, member are effective। आप देखिए यहाँ पे सब क्लोज ही है, एक दूसरे से क्लोज है, कुछ ज्यादा अलग अलग नहीं है, मगर यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है, मेंबर ऑफर्ड इंक्रीज डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज, ओके। यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप डिस्कशन मीटिंग में, कि हाँ डाइवर्सिटी तो आती है व्यूज में। दूसरा क्या है, मेंबर लीड टू इंक्रीज द एक्सेप्टेंस ऑफ द सोल्यूशन। हाँ, एक्सेप्टेंस करोगे, हर एक अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग सोल्यूशन मिल रहा है तो आपको उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। मेंबर आर एफिशिएंट, मेंबर क्या एफिशिएंट होना चाहिए, हर एक मेंबर एफिशिएंट नहीं हो सकता है कि ना हो, कुछ हो भी कुछ नहीं भी हो। मेंबर्स आर इफेक्टिव, हर कोई आके अपनी तरफ से एफर्ट तो मार रहा है कम से कम, तो इफेक्टिव तो है कम से कम।
तो यहाँ पे कौन सा ऑड इवन आउट हो रहा है? एफिशिएंट। रिमेंबर, एफिशिएंट होना जरूरी नहीं है, इससे ज्यादा जरूरी है कि कितना इफेक्टिवली वो बता रहा है, किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि जजमेंटल स्टेटमेंट इन डिसीजन मेकिंग आर नोन एज। हाँ, तो क्या जजमेंटल इज डिसीजन मेकिंग आर नोन एज क्या हो सकता है? ह्यूरिस्टिक, इंट्यूशंस, बाउंडेड रिलेशनलिटी, अब बायस है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ह्यूरिस्टिक क्या होता है। ये एक टेक्निकल टर्म है, मतलब बहुत सिंपल सी चीज बताओ तो ये क्या करता है? एनी अप्रोच टू अ प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट यूज एज अ प्रैक्टिकल मेथड एंड अ वेरियस शॉर्टकट इन ऑर्डर टू ड्यूस अ सोल्यूशन, फिर उस तरीके से आप पूरा अप्रोच करता है। तो यहाँ पे आंसर यही होता है, ह्यूरिस्टिक। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, देख सकते हो, कुछ ज्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक है, अब लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी, बहुत इजी है ये। ओके, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द लास्ट स्टेप ऑफ रीजनिंग, सबसे लास्ट स्टेप कौन सा होता है? पहला क्या? हाइपोथेसिस, फिर डेडिकेशन, फिर वेरिफिकेशन, फिर प्रिपरेशन। सबसे लास्ट क्या है इसमें? क्या लास्ट स्टेप क्या लिखा है? तो लास्ट में पहला तो हाइपोथेसिस बनाओगे, सोचोगे, बनाओगे, कोई डिडक्शन करोगे, फिर उसके बाद प्रिपरेशन करोगे, पूरा बनाओगे, लास्ट में वेरीफाइड करोगे कि कैसे बना ये, तो लास्ट होगा वेरिफिकेशन। When a conclusion is usually implicit or explicitly in a term of a probabilistic statement, it refers to, ठीक है, ये भी है, रीजनिंग डायलॉग्स, डिडक्टिव रीजनिंग, इंड्यूटिव रीजनिंग, और उसका नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव तो ऐसे कैंसिल हो गया, जल्दी होता भी नहीं है, डी काट दिया, अब बचा ए बी सी डी। रीजनिंग डायलॉग, यहाँ पे क्या बात की? इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट इज रेफर्स टू, क्या हो सकता है इसमें? सी होगा। ठीक है, व्हेन कंक्लूजन इज एक्सप्रेस्ड implicitly explicitly in the term of a probabilistic statement, then it refers to a inductive reasoning। अब ये आपको याद कर लेना है, जब भी ऐसे स्टेटमेंट आए तो ये चीजें आपको याद कर लेनी, इसमें समझाने के लिए कुछ ज्यादा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिल्म्स आर indispensable for entertainment, films are the only medium of a entertainment। ठीक है, अब ये दोनों आपको सुनने में सही भी लग रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, क्या एक दूसरे को सब फॉलो कर रहे हैं? तो मतलब पहला क्या? ओनली वन इज इम्प्लिसाइड इन द स्टेटमेंट, ओनली, अरे वन एंड टू इम्प्लिसाइडली इन द स्टेटमेंट, ओनली टू इज इम्प्लिसाइड इन द स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखिए, फिल्म आर इंडिस्पेंसेबल फॉर द एंटरटेनमेंट, अब फिल्म आर द ओनली मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, दोनों का रहना, दोनों लगभग अलग अलग बोल रहे हैं। अब ये बहुत रिलेवेंट लग रहा है, बहुत इजी भी लग रहा है कम्युनिकेशन सुनने में भी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, हाँ, अब यहाँ तक मैंने आपको इंटरपर्सनल स्किल्स जितने भी है वो बता दिया, डिसीजन मेकिंग भी बता दिया। अगर आप चाहते हो कि मैं और ईयर्स के भी कंटिन्यू करूं, तो आपको इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। वीडियो को शेयर तो बहुत जरूरी है करना, क्योंकि ये सब वीडियो बनाने में बहुत टाइम भी जाता है। तो मैं अब धीरे धीरे यही करूंगा कि मैं पूरा एक समराइज फॉर्म में पूरा एक एक चीज करूंगा। अगली बार से मैं 2-2 साल के क्वेश्चन पेपर को ऐड करूंगा, अभी बहुत डिटेल में मैंने बताने की कोशिश कर दी थी। नेक्स्ट टाइम से मैं सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट्स को ही ऐड करूंगा, ताकि फास्ट भी हो, वीडियो छोटे में और ज्यादा ईयर्स को भी कवर कर ले जाए। ओके दोस्तों, और हो सकता है 1 से 2 लेक्चर में मैं पूरा खत्म भी कर दूं, मगर ये आपके रिक्वेस्ट पे ही होगा। ओके, चलिए दोस्तों, फिर जय हिंद दोस्तों। अगर आप प्रारंभ बैच को ज्वाइन करना है तो नंबर हमारा नीचे चल ही रहा है, उसको ज्वाइन करिए। रिवीजन बैच अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया है और 6 तारीख से स्टार्ट भी हो रहा है। बस उसके लिए आपको हमारे ये चैनल फॉलो भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है, और इसी के साथ में प्रारंभ बैच को ज्वाइन भी करना है। हमारी तरफ से इतनी सारी फ्री इनिशिएटिव आपके लिए लाई भी गई है, तो प्लीज आप बेनिफिट भी उठाइए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद दोस्तों।